वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है द नदन प्लेन। अब एक्चुअली में देखें तो ये सब सीक्वेंस में चलता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद नंबर 2 पे हिमालय, और नंबर 3 पे इसके बाद आता है द नदन प्लेन। दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसे होता है और हिमालय का क्लासिफिकेशन या कैसे उसको हमने बांटा हुआ है, इस दोनों के वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो देख लो, आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट डली हुई है। फिर भी जिन्होंने वो नहीं देखा उनके लिए एक हल्का सा क्विक डिवीज़न कर देते हैं कि आज से बहुत 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 साल पहले दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। ये आपका पेंजिया है। और इसके चारों ओर केवल एक ही ओशन हुआ करता था जिसका नाम था पेंथेलासा। टाइम के साथ क्या हुआ, पेंजिया पहले 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट था लॉरेशिया, दूसरा पार्ट था गोंडवाना, और बाद में हमारा गोंडवाना ब्रेक हुआ जिसमें अलग अलग कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स निकले, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इससे फॉर्मेशन हुआ इन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का। तो आज जिस प्लेट की हम बात कर रहे हैं, जिस टेक्टोनिक प्लेट की बात हम कर रहे हैं, वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये वो टेक्टोनिक प्लेट है जिसके ऊपर हम थे जब पेंजिया ब्रेक हुआ। और ये टेक्टोनिक प्लेट यहां से निकली टूट के, और इसने जाके हिट किया किसको, यूरेशिया को, जिसके कारण किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये शॉर्ट में था। अब जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ इस प्लेट के ऊपर, जब यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ये वाली जो जमीन थी पहले वाली, ये हल्की सी दब गई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी जमीन के ऊपर किसका फॉर्मेशन हुआ, हमारे नदन प्लेन्स या उत्तरी भारत के मैदान, आप कुछ भी कहिए, उसका निर्माण हुआ या फॉर्मेशन हुआ। चलिए अब प्रॉपर शुरू करते हैं। ये हमारी 2 प्लेटें थी जो टकराई। ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये दूसरी कौन सी प्लेट थी आपकी, यूरेशिया की प्लेट। और इनके टकराने से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हो गया। बहुत टाइम लगा, अराउंड 150 to 200 मिलियन ईयर्स लगे ये चीज होने में, यानी 15 से 20 करोड़ साल लगे। और ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये हम हैवियर थे, हम नीचे चले गए। ये वाला पार्ट हल्का सा नीचे चला गया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी के ऊपर नदन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब यही चीज यहां पे लिखी है कि ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय इन द टेथिस सी, एक्चुअली इंडिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो लॉरेशिया की प्लेट थी या यूरेशिया की प्लेट थी, इसके बीच में टेथिस सी था। इसीलिए उस सी के कुछ फॉसिल्स रिमेन्स आज भी जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसमें मिलते हैं। ये चीज हिमालय जब पढ़ाया था तो बहुत ही विस्तार से आपको समझाई गई थी। लगभग 1.25 से लेकर 1.5 घंटे का वो लेक्चर था। तो हुआ क्या, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और जो दूसरा पार्ट था वो क्या किया, सबसाइड कर गया, और उसने एक बहुत ही बड़े किस चीज का निर्माण कर दिया, एक बहुत ही लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हो गया। एक बहुत ही लार्ज बेसिन का
फॉर्मेशन हो गया। अब इसी बेसिन के ऊपर आपका किसका निर्माण होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हुआ क्या, हिमालय से रिवर आ रही थी, रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। रिवर के रास्ते में जो भी आता है वो अपने साथ लेते हुए आती जाती है। हिमालयन माउंटेन्स बहुत ऊंची हैं। अब इस माउंटेन से जो रिवर निकलेगी उसकी स्पीड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होगी, तो इसके रास्ते में जो भी आएगा ये अपने साथ लेते हुए जाएगी। और इसने क्या किया, इसी सारी चीज़ों को, इसी सारे सेडिमेंट्स को, ये जो हमारा यहाँ पर हल्का सा, मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, गड्ढा हो रखा था, इसको फिलअप करना शुरू किया। और ये काम फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में हो गया हो, इस काम को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो जो भी हिमालय से हमारे एल्यूवियल डिपॉजिट आ रहे थे, एल्यूवियल किसे कहते हैं, जलोढ़ को कहते हैं, हिंदी में एल्यूवियल को कहते हैं जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। तो जो भी हमारे एल्यूवियल्स आ रहे थे या फिर जो और सेडिमेंट्स आ रहे थे, उसने क्या किया, हमारे नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन किया। तो नदन प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय बना, बाकी की प्लेट में क्या हुआ, एक थोड़ी सी वो सबसाइड होगी और रिवर से सेडिमेंट्स आए, टाइम के साथ इकट्ठा होते चले गए और उन्होंने किस चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, आपके नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब नदन प्लेन्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो अगर हम इंडिया का मैप देखें, ये हमारा इंडिया का मैप आ गया। तो जब आपको हिमालय पढ़ाया था तो हिमालय में अलग अलग रेंजेस बताई थी। सबसे लास्ट में कौन सी रेंज आ रही थी, ये वाली, ये थी आपकी शिवालिक रेंज। तो ये कहाँ से शुरू होता है, शिवालिक के साउथ में जितना भी है, और कहाँ तक जाता है, इस साइड में आता है इसके द ग्रेट डेजर्ट या फिर थार मरुस्थल, इस साइड में आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू कह सकते हो आप इसको, और इस साइड में आ जाती है आपके जो हिमालय की एक्सटेंशन है पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स इस साइड में आ जाता है। तो हमारे जो नदन प्लेन की बाउंड्री हो गई वो सीधे हो गई क्या, आपकी शिवालिक, थार, डेक्कन प्लेटू एंड पूर्वांचल, ये 4 इसकी बाउंड्री हो गई। अब ये जो है सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स है, क्यों, सबसे पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो जमीन गिरी उसके बाद ही तो ये पानी आया और सेडिमेंट्स कलेक्ट होने शुरू हुए। दूसरा, कहाँ से शुरू होते हैं, शिवालिक के साउथ से शुरू होते हैं, अभी आपको बताया था। इसके बाद जो इसकी जो सदर्न बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, ये बहुत ही इरेगुलर है, देखो आप, ठीक है। और इधर क्या आ जाता है आपका, डेक्कन प्लेटू आ जाता है। ईस्टर्न साइड में क्या आ जाएगा, इसके पूर्वांचल आ जाएगा ईस्टर्न साइड में। ये इस साइड में आपका क्या आ गया, पूर्वांचल आ गया, जो कि हिमालय का ही एक पार्ट है। अब किस किस रिवर के सेडिमेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो बेसिकली 3 रिवर्स हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली रिवर है आपकी कौन सी, इंडस रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज। सेकंड इज गंगा रिवर प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, एंड द थर्ड एंड फाइनल वन इज इंडस या फिर सिंधु नदी जिसको आप कहते हैं, ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां, इन्होंने मिलकर किसको बनाया, नदन प्लेन्स को बनाया। अब इसकी लेंथ जो है, अगर मैं यहां से लेके लगभग यहां तक जाऊं तो ये अराउंड 3400 किलोमीटर्स है। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा एरिया इसने इंडिया का कवर किया हुआ है। द सेम वे, जैसे इसकी लेंथ है वैसे इसकी जो विड्थ है
वो क्या करती है, अराउंड 150 से 300 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। कितने के बीच में? 150 से 300, एस एन एवरेज कह रहा हूँ मैं। और इधर से जब हम इधर की ओर जाते हैं तो ये विड्थ बढ़ती जाती है। इस साइड पे जहाँ पे आसाम है हमारा, यहाँ पर क्या है, 90 से 100, 90 टू 100 किलोमीटर्स है। जबकि अगर मैं यहाँ पंजाब की साइड चले जाऊँ तो यहाँ पर लगभग कितना है, 500 किलोमीटर्स है। तो दूसरा एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एक और, कि जो हमारा नदर्न प्लेन है इसकी विड्थ किस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं ईस्ट में कम है, ईस्ट यानी कि इस साइड में कम है और इस साइड में बढ़ती जाती है। बट इसका एवरेज कितना है, अराउंड 150 से 300 किलोमीटर्स है। अब इसकी जो डेप्थ भी है, क्योंकि मैंने कहा था एक खड्डा सा हुआ था, अब खड्डा एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर इसकी अगर आप डेप्थ बोलोगे तो आप उसको खड्डा ही बोलोगे, गड्ढा ही बोलोगे, कुछ ना कुछ। तो ये इसके ऊपर जो एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हुई, इसकी जो डेप्थ थी, वो जो सदर्न प्लेन्स है, सदर्न साइड्स ऑफ द प्लेन है, वहां पर कितनी है, अराउंड 1300 से 1400 मीटर है। यानी कि लगभग 1.3 किलोमीटर से 1.4 किलोमीटर है। पर जैसे ही हम शिवालिक्स की ओर मूव करते हैं तो ये डेप्थ इंक्रीज करती जाती है। तो सदर्न साइड यानी इस साइड में कितनी है इसकी, लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर। और अगर हम शिवालिक के पास पहुंच जाएं तो हमको कितनी मिलती है ये, 8000 मीटर्स, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और जोड़ दो, लगभग 700 मीटर और जोड़ दो, तो आपको एवरेस्ट की ऊंचाई मिल जाएगी। यानी जब वहाँ पर लगभग एवरेस्ट जितना ऊंचा पहाड़ बन रहा था, तब यहाँ पर नदर्न प्लेन्स में एवरेस्ट जितना ही गहरा गड्ढा हो रहा था। ये इस नदर्न प्लेन्स की हकीकत है। बढ़ती किधर से किधर की ओर है, साउथ से लेके शिवालिक की ओर। इस साइड से इस साइड जब हम जाएंगे तो डेप्थ बढ़ती जाएगी। और सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पे मिलती है इसकी, हरियाणा में मिलती है। ओके, चलिए। अब इसके बाद जो अगला इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी एक्सट्रीम हॉरिजेंटिटी। अब ये इतना ज़्यादा हॉरिजेंटल है कि इसकी जो आप एक अगर आप एक टेबल बना दो कुछ इस टाइप की, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी टेबल बन गई है, तो ये लगभग हॉरिजेंटल है और विद द हाइट ऑफ अराउंड फ्रॉम 200 टू 291 मीटर। तो लगभग पूरे का पूरा एक हॉरिजेंटल फ्लैट प्लेन है विद द हाइट ऑफ 200 टू 291 मीटर्स। और इसकी हाइट जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे मिलती है हमको, वो मिलती है हमें अंबाला में, जो कहाँ पड़ता है, श्री हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे अंबाला है, यहाँ पे पड़ता है, जहाँ पर इसका हाईएस्ट एलिवेशन है 291 मीटर्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको नदर्न प्लेन्स का बेसिक कुछ समझ में आ गया होगा। और ये सब हाइट्स जो बताई जाती हैं वो अबव मीन सी लेवल ही बताई जाती हैं, आपको मालूम होगा। अब हुआ क्या है कि ये जो कहानी हमने कही कि लगभग एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये चीज़ कहीं ना कहीं पे माइक्रो लेवल पे यानी छोटे छोटे लेवल पे टूटी हुई है। और कैसे टूटती है, क्योंकि रिवर जो है कुछ चीज का फॉर्मेशन करती है जिसको कहते हैं या तो रिवर ब्लफ कह लो या लीवी कह लो। अब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि ये चीज क्या होती है, ताकि आगे जब हम बढ़ें तो हमारा टॉपिक क्लियर रहे।
अब आप देखिए ये कोई एक रिवर फ्लो कर रही है। अब मैंने बोला था रिवर अपने साथ क्या करेगी, सेडिमेंट्स लाती रहेगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिवर का बेड कहते हैं, और इस पार्ट को हम रिवर का चैनल कहते हैं। इन दो टर्म्स को याद रखना, रिवर का बेड और रिवर का चैनल। अब ऐसा तो नहीं है कि रिवर एक बार में इतने सेडिमेंट ले आई तो इसका बेड यहां पर कांस्टेंट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर जो है अपने साथ लगातार सेडिमेंट्स हो या अलग अलग कूड़ा करकट जो आप चाहो कहो, एलिवियल डिपॉजिट्स कहो, वो लाती जा रही है। तो होता क्या है, ये सेडिमेंट्स का लेवल इंक्रीज करता जाता है धीरे धीरे करके ऊपर। और कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा ना कि रिवर में फ्लड आएगी। जब फ्लड आएगी तो क्या होगा, रिवर का पानी इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? अब ये पानी जहां तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। यानी फ्लड ने कहां तक प्लेन बना दिया। रिवर का पानी देखो यहां कहीं तक गया होगा, इस जगह तक और इस जगह तक। इसने क्या बना दिया, एक फ्लड प्लेन बना दिया। पर क्या केवल पानी ही गया होगा, साथ में कुछ ना कुछ ये सेडिमेंट्स भी गए होंगे। तो सेडिमेंट्स क्या क्या जब गए होंगे तो भारी भारी सेडिमेंट्स तो यहीं पे इकट्ठे कर गए होंगे, और जो छोटे छोटे माइक्रो सेडिमेंट्स थे वो आगे बढ़ गए होंगे, यहां तक फाइनर जो रहे होंगे वो आगे बढ़ गए होंगे। हुआ होगा ऐसा। तो इसकी जो एक के बाद एक लेयर बनती गई, इसको हम कहते हैं क्या, लीवी। ये रही आपकी अलग अलग लेयर्स। ये देखो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। इस साइड पे मोटा डिपॉजिट, इस टाइप पे फाइनल डिपॉजिट, इस टाइप पे कोरस, इस साइड पे फाइनल डिपॉजिट। और रिवर जहां तक गया, ये जहां तक इसने कट मारा, ये रिवर की फ्लड ने, वहां से अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें ऐसी वर्टिकल, तो इस लाइन को कहते हैं हम ब्लफ लाइन। ये वाली लाइन को कहते हैं हम ब्लफ लाइन। इस ब्लफ लाइन के बीच का एरिया ही वो एरिया था जहां तक फ्लड गई थी या बाढ़ गई थी, और उसने क्या बनाया, फ्लड प्लेन बनाया। तो ये तीन टर्म्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। ब्लफ लाइन जो कि ये और ये है, फिर ये क्या है आपका, फ्लड प्लेन है, उसके बाद चैनल, रिवर बेड, ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ के, लीवी, अलग अलग डिपॉजिट्स की लेयर बनती चली गई। कोरस पहले, फाइनल बाद में, आगे जा बढ़ते चले गए। और ध्यान रखना यही बहुत ज़्यादा उपजाऊ चीज होती है। जिसने इसका फॉर्मेशन किया, इस नदन प्लेन का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो यही चीज एक्सप्लेन की हुई है, फ्लड प्लेन द पार्ट ऑफ द रिवर वैली एडजेसेंट टू द चैनल ओवर विच अ रिवर फ्लो इन अ टाइम ऑफ फ्लड। फ्लड के टाइम पे जितना बही उसको क्या कहते हैं हम, फ्लड प्लेन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका अगला, लीवी आता है, एलिवेटेड बैंक हो गया, जो रिवर अपने फ्लड प्लेन के ऊपर बनाती गई, एक के बाद एक लीवीज बनाती चली गई। और तीसरा क्या था, वो है ब्लफ लाइन, जो आपको मैंने यहां पर ये दो बता दी है। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और लोकेशन मैंने आपको यहां तक बता दी है। फॉर्मेशन कैसे हुआ था, हिमालय और यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, इसने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय किया, इधर के पार्ट में गड्ढा हो गया, इट वॉज सबसाइडेड। और यहां से फिर रिवर नीचे आई और रिवर अपने साथ मिट्टी विट्टी लेके आई, और इसने क्या किया, एक फ्लैट प्लेन का फॉर्मेशन कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन में हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स इस फॉर्मेशन में लगे।
लोकेशन नदर्न प्लेन्स की आपने को मैंने बता दी थी कि ऊपर शिवालिक है, नीचे डेक्कन प्लेटू है, इस साइड पे थार है और इस साइड पे क्या है, पूर्वांचल हिल्स है जो हिमालय की है। ये एक माइंड मैप है टाइप का, जिससे आपको याद रहेगा कि नदर्न प्लेन्स के बारे में छोटे से हल्के से में हम कवर कर देंगे। अब नदर्न प्लेन्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, बार बार आएंगे, अभी समझ लेना। और यहीं तक मैं इस लेक्चर को रखूंगा जब तक मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, जो होगा भाबर, तराई, पांगर और खादर। जैसे ये एक्सप्लेन हो जाएगा, इसके बाद इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। ये होने में अभी कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? ये आपका रिवराइन आइलैंड है। अब ये रिवर फ्लो कर रही है, अपने साथ सेडिमेंट सब कुछ ले रही है, बड़े बड़े पत्थर लेके जा रही है, और रास्ते में हो सकता है इसके कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। रिवर क्या करेगी, एक ऐसे ब्रेक कर जाएगी और एक ऐसे ब्रेक कर जाएगी, और फिर वापस आके मिल जाएगी। तो ये जो फॉर्मेशन बीच में हमारा हुआ, दिस इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये रिवर आ रही थी, ये आ रही थी और ये यहां पर ब्रेक हो गई, ये आ रही थी, ये यहां पर ब्रेक हो गई और दोबारा आपस में यहां पे आकर मिल गई। सेम ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर है, कोई सी नहीं है या सी बीच नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर का सी बेड बहुत ही ज़्यादा वाइड है, रिवर सिस्टम पढ़ना उसमें बताया हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर आई और इधर से कट गई और इधर से कट गई और बाद में जाकर मिल गई, और इसने हमको क्या दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, किसका, वर्ल्ड का, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड दिया, जिसका नाम क्या है, मजूली। ठीक है, इंडिया में है मजूली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। सबसे छोटा भी इंडिया में ही है, ब्रह्मपुत्र में ही है। नाम आप लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स। और जहाँ तक ये मजूली आइलैंड है, अगर इसकी मैं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करूँ तो लगभग 100 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो लगभग चौड़ाई जिसे कहते हैं 10 से लेकर 12 किलोमीटर है। तो टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेट आप ये लगा सकते हो, ये 1000 से लेके 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है इसको। और इसका नाम हमने गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी रखा हुआ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, इंडिया, मजूली ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। समझ गए होगे ये चीज। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरीज, दैट इज वेरी सिंपल। आपको जब रिवर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब रिवर अपने पाथ के एंड में होती है लगभग, तो यहाँ पे क्या करती है, सेडिमेंट्स कलेक्ट करती जाती है और बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाती है बिफोर एंटरिंग टू द सी। यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन भी कर देती है। और इन सबको क्या कहते हैं, इस रिवर की क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इसको पढ़ाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझको आपको नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो क्या आती है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज आती है। अब कोई एक बड़ी सी रिवर जा रही है, ये इसमें एक उससे छोटी रिवर आकर मिल गई है, तो ये रिवर क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। इसके कुछ सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना है, क्योंकि गंगा ज़्यादा बड़ी है, यमुना का छोटी है, कम पानी रखती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, दैट इज सतलज, सॉरी सतलज कह रहा हूँ मैं, आपकी चंबल, क्योंकि उससे छोटी है, कम पानी लेके जाती है। इसी को कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो यहां पर आई हुई है, दैट इज दोआब। दोआब क्या होता है आपका, सॉरी ये यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। एक रिवर ये फ्लो कर रही है और एक रिवर ये फ्लो कर रही है,
इसमें फ्लड आती है तो इसका पानी क्या करता है, इधर की ओर जाता है। इसमें फ्लड आती है तो इसका पानी किधर की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है, प्लस इधर की ओर तो जाएगा ही जाएगा। तो इन दोनों रिवर्स के बीच में ये जो एरिया का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ फ्लड, फ्लड प्लेन यहां तक पहुंच गया, इसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ये दोआब नॉर्थ इंडिया में इंडस जो रिवर है उसमें बहुत सारे हैं। इंडस और सतलज के भी, इंडस के बीच में, इंडस ले लो आप, चाहे सतलुज ले लो, चाहे आप ब्यास ले लो, चाहे आप रावी ले लो, चाहे आप झेलम ले लो, इन सब के बीच में इंडिविजुअल दोआब बने हुए हैं। ये जब मैंने आपको रिवर कराई हुई है इंडस रिवर सिस्टम, उसमें बताया हुआ है, यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर रिलेट नहीं करता, उस जगह पर ये टॉपिक ज़्यादा रिलेट करता है। और इसके बाद आते हैं चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज भाबर, तराई, भांगर और खादर। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और इसके बाद हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे जो नदर्न प्लेन्स है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरीकों से हम इसका डिवीज़न करते हैं। पहला डिवीज़न होता है द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, और इसी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में आपके क्या आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। अब ये वाला डायग्राम तो हम पढ़ चुके हैं, और इस डायग्राम को मैं क्या करूंगा, आपको जस्ट 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। पर इस डायग्राम में दिया हुआ है आपका कि भाबर क्या होता है, भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है, भांगर और खादर क्या होते हैं। ये पूरा ये अकेला डायग्राम आपका एक्सप्लेन कर देगा। केवल एक ही डायग्राम रखेंगे, दूसरा रखेंगे ही नहीं। अब जो दूसरा नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन होता है वो होता है उसके रीजन के हिसाब से, कौन सी जगह है। तो रीजन के हिसाब से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है आपका पंजाब का प्लेन, जो बेसिकली किसने बनाया है, इंडस रिवर ने बनाया है। दूसरा है गंगा का प्लेन, जो गंगा और यमुना और इसके ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तो रीजन वाइज भी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे केवल ये द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और जो रीजनल डिवीजन का वीडियो होगा वो मुश्किल से 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं होगा, पर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको अलग से डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पे, जो है आपके भाबर। सबसे पहले क्या आता है आपका, भाबर आता है। अब आप एक चीज देखो, ये आपका माउंटेन है। माउंटेन क्या है, शिवालिक्स है, और शिवालिक्स की हाइट अच्छी खासी हाइट है। हिमालयन रेंज का लास्ट पार्ट है शिवालिक। यहां से कोई रिवर आ रही है, तो अब मुझे बताओ कि इस रिवर की स्पीड यहां पर, इसके बाद यहां पर प्लेन है, इस रिवर की स्पीड यहां पर ज्यादा होगी कि यहां पर ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इस जगह पे ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेडियंट कहो, चाहे आप स्लोप कहो या हाइट कहो, इस जगह पर ज्यादा है। ढलान कहो, इस जगह पे ढलान ज्यादा है। तो जहां पर ढलान ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। अब जब इस हाई स्पीड रिवर के सामने ये रिवर आ रही है, कुछ भी आएगा तो ये उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? आपने देखा होगा जो पहाड़ों के वीडियो आते हैं, कुछ रिवर में जब बादल फट जाता है, इस टाइप के वीडियो आते हैं, तो रिवर अपने साथ घर वर जो अगल बगल है सबको बहा के ले जा लेती है। बड़े बड़े पत्थर, कुछ भी रिवर के सामने रुक नहीं पाता। और ये सब चीज़ें आकर कहाँ पर, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सब कहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। ये है आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है प्लेन। तो ये तो था आपका क्या, शिवालिक। पर शिवालिक के बाद यहां पर क्या हो गया, प्लेन शुरू हो गया, जहां पर बड़े बड़े पत्थर आके इकट्ठा होना शुरू हो गए।
इसी प्लेन को हमने क्या नाम दिया है, इस जगह पे देखो, इसको नाम दिया हमने सबसे पहला भाबर का। समझ गए? अब दूसरी चीज समझो। सपोज करो रिवर यहीं से आ रही है, तो वो रिवर क्या करेगी, इस पत्थरों के ऊपर से फ्लो करेगी कि नीचे से फ्लो करेगी? नीचे से फ्लो करेगी। और हम जब ऊपर से देखेंगे, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा कि कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठिंगा, नील बटा सन्नाटा। तो हम क्या कहते हैं, रिवर इस जगह पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। एक्चुअली वो डिसअपियर नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ हाई पोरोसिटी, इनके बीच में इतना बड़ा एरिया है इन पत्थरों के बीच में कि रिवर इसके नीचे से निकल जाती है, और हमको लगता है कि रिवर क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो किस एरिया में रिवर डिसअपियर होती है? भाबर के एरिया में होती है। इतना समझ गए? अब देखो, अब शुरू करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, बहुत नैरो बेल्ट है जो शिवालिक के बाद बनती है। ये अगर इंडिया है तो इंडिया के इधर पे ये हिमालयन रेंज और शिवालिक आती है। तो शिवालिक के बाद अगर मैं लगभग अगले 10 किलोमीटर का एरिया देख लूँ, 8 से 10 किलोमीटर का एरिया किसके बाद, आफ्टर शिवालिक, तो मुझे क्या मिलती है, भाबर की बेल्ट मिल जाती है। कहाँ से शुरू होती है? यहाँ कहीं पे थी मेरी इंडस रिवर जा रही थी, और यहाँ सिक्किम से क्या निकलती है, तीस्ता रिवर निकलती है। तो बिटवीन इंडस एंड तीस्ता, ठीक है, तीस्ता इन दोनों के बीच में है, 8 से 10 किलोमीटर की वाइड है, शिवालिक के साथ ठीक लगी हुई है। अब अगली चीज वही दिया कि रिवर जो डिसेंड करती है हिमालय से, अपने साथ क्या लाती है, बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट लाती है। ला रही है यहाँ से, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये आपका माउंटेन था, और यहाँ से रिवर थी, अपने साथ बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट ला रहे थे। और इसके जस्ट इस जगह को कहते हैं फुट हिल, हिल के पाँव को क्या कहते हैं, फुट हिल। और ये सब एलुवियल डिपॉजिट इसने कहाँ पर ला के खड़े कर दिए, सबसे पहले फुट हिल्स पे। अब बड़े बड़े तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, छोटे आगे निकल जाएंगे, ध्यान रखना, ये भी आगे बढ़ता जाएगा ये खेल। इसने क्या किया, वहाँ पर लाकर इकट्ठे कर दिए। These fans consisting of coarser sediments have merged together and built up the भाबर। अब ये सब ने मिलके आपस में मिले और बड़े बड़े पत्थर बना दिए या जो कुछ भी बना दिया, और इसी को हम कहते हैं भाबर। ये दीज फैंस, अब ये फैंस जो है ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड है। होता क्या है, जब अगर ये कोई माउंटेन है और यहाँ से रिवर निकलती है, तो इस जगह पर एक ट्राइंगल सा एलुवियल प्लेन बनाती है, इसको एलुवियल फैन कहते हैं। आया तो सोचा समझा दूं आपको। तो ट्रायंगुलर प्लेन है जस्ट एट द फुट हिल्स ऑफ अ माउंटेन। अब इनकी पोरोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स, जो मैंने आपको कहा था कि होगा क्या, यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे कि रिवर जो है इसके नीचे से निकल जाएगी, और ऊपर से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि रिवर क्या होगी, डिसअपियर हो गई या अंडरग्राउंड हो गई, और केवल जब रेनी सीजन होगी, जब बहुत ही ज़्यादा फ्लो होगा, उस टाइम पे ये रिवर हमको दिखाई देती है। अब इस जगह पे क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो ये कल्टीवेशन के लिए अच्छी जगह नहीं है। केवल क्या होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। भाबर में क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, सीधे नीचे तक घुसी रहती हैं। यही चीज़ आपका भाबर में होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ईस्ट में कम है और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट की साइड में ज़्यादा इसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ईस्ट में क्या है, नैरो है, और जैसे जैसे हम किधर जाते जाते हैं, वेस्टर्न साइड में चले जाते हैं,
या फिर हम नॉर्थ ईस्ट की साइड में जाते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र की साइड में अगर आप जाओ, तो वहाँ पर ये क्या होती है, आपकी ये बेल्ट, कौन सी वाली बेल्ट, भाबर की बेल्ट जो है, ये इसकी विड्थ इंक्रीज करती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम भाबर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका भाबर था। रिवर माउंटेन से आई, अपने साथ बड़ी बड़ी चीज़ें इसने क्या की, फुटहिल्स पे लाके इकट्ठी कर दी। रिवर बेचारी चुपचाप से नीचे से निकल गई। ऊपर से हमने देखा, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमने क्या बोला, रिवर डिसअपियर हो गई, रिवर खत्म हो गई। पर वो डिसअपियर नहीं हुई, वो नीचे से जा रही है, उस पेबल्स के, उन पत्थरों के नीचे से जा रही है। रेनी सीजन में दिखाई दे जाती है। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है जस्ट भाबर के बाद, वो आती है तराई की बेल्ट। अब ध्यान रखना, ये बेल्ट्स कुछ इस टाइप से आ रही हैं कि ये अगर मेरा, मैं ऐसे हल्का सा इंडिया का मैप दे दूँ आपको, ये इंडिया है और ये मेरा हिमालय जा रहा है। तो हिमालय के बाद सबसे पहले क्या आया, मेरा भाबर की बेल्ट आई। फिर कौन सी अगली बेल्ट आ रही है, ये तराई की बेल्ट आ रही है। जैसे यानी कि जैसे कि हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस पैरेलल में आ रही थी, उसी तरीके से कुछ पैरेलल में ये बेल्ट्स भी आ रही हैं। कौन सी, तराई हुई या भाबर हुई, ये सब पैरेलल में आती जा रही हैं। तो इट इज, वो 10 किलोमीटर वाइड थी, इट इज अप्रोक्सीमेट 10 to 20 किलोमीटर वाइड। ठीक है, और ये कहाँ आती है, भाबर के जस्ट साउथ में आती है। भाबर के बाद कौन सी आती है, अगली आ गई आपकी ये तराई का रीजन आ गया, और इसके पैरेलल ही रन कर रही है। ये देखो, ये पहाड़ ये पूरा ऐसा बनाता जाएगा। ये अगर शिवालिक रेंज है मेरी, ये वाली मेरी शिवालिक रेंज है, तो ये कौन सी रेंज आ गई अगली मेरी, भाबर की रेंज आ गई। अगली ये रेंज कौन सी आ गई मेरी, ये तराई की रेंज आ गई। ठीक है, TARAI, तराई की रेंज आ गई। इस तरीके से फिर अगली रेंज कौन सी आ जाएगी, एक एक करके आपके जो भांगर और अगली रेंज है वो भी ऐसी पैरेलल करके आती जाएंगी। और ये पार्ट क्या होता है, मार्शी होता है, दलदल होता है। क्यों, अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेल्ट है ये कहाँ पे वाइडर है ज़्यादा, फिर वही ब्रह्मपुत्र वैली की साइड में ज़्यादा वाइड है, बजाय कि हमारे नदन साइड में। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। चेरापूंजी साइड आपने देखा होगा, बहुत सारी ब्रह्मपुत्र की रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इस बेल्ट को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने जो आपको कहा था कि ये यहाँ से निकली, बड़े बड़े पत्थर लाई और यहाँ पर इसने भाबर में डाल दिए। ये भाबर में रिवर यहाँ से निकली, पर वो तराई का, जैसे तराई में क्या होता है, अब यहाँ पर छोटे छोटे हैं, इससे ज़्यादा छोटे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े और यहाँ पर छोटे छोटे। तराई में कैसे हैं आपके, छोटे छोटे हैं। तो ये जो रिवर यहाँ पर डिसअपियर हो गई थी, ये यहाँ पर री इमर्ज हो जाती है, यानी कि भाबर बेल्ट में रिवर दोबारा से बाहर निकल के हमको दिखनी शुरू होती है। गायब कहीं नहीं हुई थी, ना पहली बार गायब हुई थी, ना अब गायब हुई थी। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो री इमर्जेंस होता है विद अ वेरी लार्ज एरिया में, ये यहाँ पे क्या करता है, मार्शी लैंड बना देता है। मार्शी मतलब दलदली टाइप की, बहुत ज़्यादा दलदली टाइप की इसने ज़मीन बना दी है वहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआती टाइम पे क्या था, इस एरिया में आप इसे को कह सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्शेस थे, बहुत सारे दलदल थे, पर विद द, और उसमें बहुत सारे पेड़ थे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट तो काट दिए। यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे, इस जगह पे बहुत सारे दलदल थे और बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, ऐसे टुकुर टुकुर जैसे। ठीक है, ये सब पेड़ हैं आपके हैं, मेरी ड्राइंग पर मत जाना, आप अच्छी बनाना। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जगह कहाँ की है, ये है उत्तराखंड, आपका यूपी, पंजाब, हिमाचल, ये सब ऐसा था। अब टाइम के साथ हमने क्या किया, इन सब पेड़ों को काट दिया, और कैसा बना दिया, अब हमने इसको ऐसा बना दिया। और अब ये लैंड जो है, इसमें पानी बहुत है, और ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है।
समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भांगर। अब भांगर क्या होती है? ये क्या होती है? ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होती है, डार्क इन कलर होती है। इसका अगर एक डायग्राम और मैंने दिया हो तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने जो उस रिवर का डायग्राम बनाया था, पहले मैं देख लूँ शायद यहाँ पर वो डायग्राम आ जाए। अगर आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आया कोई बात नहीं, हाँ फिर से बना देते हैं। ये हमने कहा था आपका रिवर बेड है, याद है कुछ आपको? ये रिवर बेड था, ये इसमें चैनल फ्लो कर रही थी और यहाँ पे लीवीज बन के इकट्ठे होते जा रहे थे। कुछ ऐसा ही हो रहा था, याद आया कुछ? अब ये हमारी यहाँ पर एक ब्लफ लाइन बना दी थी हमने, कुछ ऐसे करके हमने ये डायग्राम बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें दो टाइप की सॉइल मिलती है। एक तो जो पुरानी सॉइल होगी ना, वो ध्यान रखना दूर जाती जाएगी। दिस इज द ओल्डर एलुवियल सॉइल। तो ये जो दूर की सॉइल होगी, ये वाली, इसको हम कहते हैं भांगर। ठीक है, और यही क्या करती है, एक रिवर अगर इधर भी फ्लो कर रही है और ये भी अपना वो दे रही है, तो यही चीज मिलके आपस में यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या बना देती है? दो आप बना देती हैं, दो रिवर के बीच का वो फर्टाइल एरिया जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखो आप, यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही थी इस जगह पे, इसने क्या किया, कुछ डिपॉजिट यहाँ पर फेंके और कुछ डिपॉजिट यहाँ पर फेंके। तो ये जो दूर वाले डिपॉजिट थे, ये जो गया मेरा दूर में, इसको मैंने कहा भांगर। और भांगर क्या होती है? इट इज डार्क इन कलर। ठीक है, जितनी पुरानी मिट्टी उतनी ही डार्क। और ये क्या बनाती है, भांगर क्या बनाती है? इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, क्या बनाती है ये? दोआब बनाएगी। क्योंकि सपोज करो अगर ये भांगर के ये यहाँ पे इकट्ठा, और सपोज करो यहाँ पर भी कोई रिवर फ्लो कर रही होती, तो इसका भी आता है यहाँ पे ऐसे ही करके। तो ये जो एरिया होता, ये पूरा क्या होता आपका? दोआब का एरिया होता। जैसे मैंने आपको बोला था, कहाँ पे? इंडस रिवर सिस्टम में बहुत सारे दोआब है। गंगा यमुना दोआब है, अपने आप में बहुत बड़ा दोआब है। अब इसका एक और चीज क्या है, एक और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? भुर फॉर्मेशन, PHUR। और ये बेसिकली पाया जाता है गंगा यमुना के दोआब में। जब वहाँ पे गर्मी होती है तो हवा क्या करती है, कुछ सैंड को उठा के इधर से उधर फेंक देती है, और इस तरीके से जो दोआब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? भुर फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपका है भुर फॉर्मेशन। और ये कहाँ पे होता है? गंगा यमुना दोआब में। और बंगाल रीजन में ये क्या बनाती है? बंगाल रीजन में बनाती है ये बैरेन प्लेन बनाती है। बंगाल के जो डेल्टाइक रीजन है वहां पे इसको क्या कहते हैं? बैरेन लैंड कहते हैं। किसने बनाया? ओल्ड एलुवियल सॉइल ने बनाया। पुरानी थी, रिवर से दूर भाग गई, दोआब बना दिए, बंगाल में उसे कहा बैरिन प्लेन। और अगर आप गंगा यमुना में गए तो इसको वहां पे क्या कह दिया हम लोगों ने? बोर फॉर्मेशन। बोर फॉर्मेशन में जो गंगा यमुना में वो होता है, वो क्यों अब होता है? ड्राई सीजन में जब एक जगह से दूसरी जगह विंड जो होती है वो मिट्टी को लेके उड़ती है, तो बोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो होती है खादर। खादर आप समझ ही गए होंगे, ये रिवर है, इसके जो ओल्डर डिपॉजिट थे वो कहाँ चले गए? दूर चले गए। पर जो नए डिपॉजिट हैं वो कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसी डिपॉजिट को क्या कहते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। वो क्या होता है? डार्क इन कलर। बट ये डार्क इन कलर नहीं होगा,
It is made of newer alluvial deposit from the floods. Okay, and it is light in color. आपका वो क्या था, जो भांगड़ था वो क्या था, that was dark in color, but खादर is light in color. अब ये कहाँ मिलते हैं, फिर से आपको वही चीज़ बताती कि रिवर बेड के ठक पास में ही ये मिल जाएंगे और हर साल ये आते जाएंगे। और यही चीज़ जो होता है क्या करती है, इस फर्टाइल लैंड को बनाती है, जिसको हम दोआब कहते हैं। ठीक है, इन पंजाब में जो हमारा जो खादर रिच लैंड है उसको हम क्या कहते हैं, बेट लैंड। या फिर बेट्स, जो भी एग्जाम में पूछे वो लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, हल्के हल्के फ्लैंक्स बनते जाएंगे ऐसे 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 करके न्यूअर एलुवियल सॉइल के, और पुरानी वाली दूर जाती जाएगी। इस जगह को हम कहेंगे क्या, आपका खादर कहेंगे। इसकी हाइट, ये जो हाइट है ना आपकी, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, इसकी हाइट लगभग 3 मीटर तक चली जाती है रिवर के पास। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है ये। पर दिक्कत क्या होती है यहाँ पर केवल कि फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फ्लडिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमने इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न था वो कर लिया है। अब इसके बाद जो अगला होगा वो क्या होगा, इसका एरिया वाइज डिवीज़न, जो दूसरे वीडियो में डालूंगा मैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगला वीडियो देखिए जो है कौन सा, आपका एरिया वाइज डिवीजन ऑफ द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।